हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण मैराथन का पार्ट 2। और इस पार्ट में हम टोटल जो 151 के बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं 265 तक उनको हम करने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें हम 151 क्वेश्चन कर चुके हैं और उसके बाद के जो बचा हुआ पार्ट है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें इस वीडियो का कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के। और विटामिन के की यदि रासायनिक जो इसका रासायनिक नाम होता है उसकी बात करें तो इसे कहते हैं फ्लोकोनिन। फ्लोकोइनोन इसका रासायनिक नाम है और वैसे विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है। इनमें से 4 बीमारियां दी गई हैं और इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सी बीमारी विषाणु से होती है। खसरा और तपेदिक जिसे टीबी कहते हैं, टाइफाइड और डिप्थीरिया। और यदि बात करें तो इनमें से जो टीबी है और टाइफाइड एवं डिप्थीरिया, ये तीनों के तीनों बीमारी जो है ये होती हैं जीवाणु से। जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं इसे, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और बात करें जो खसरा है, यह जो है वायरस से होने वाली बीमारी है और यही हमें पता करना था। तो खसरा जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है और यही हमारा हो गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। डीपीटी को यदि हम खोलेंगे तो इसका पता चल जाता है कि कौन कौन सी बीमारियां इनसे होती हैं। डी से होता है डिप्थीरिया, पी से पर्टूसस पर्टूसिस जिसे हम काली खांसी कहते हैं और टी से टिटेनस। तो इनसे 3 बीमारियों में लगने वाला ये टीका होता है। तो हमें पता करना है क्षय रोग, चूँकि टीबी ये वायु से होने वाला रोग है तो इसके रोकथाम में नहीं लगता। डिप्थीरिया ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, सॉरी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और पोलियो जो कि वायरस से होता है। तो इनमें से यदि बात करें कि डीपीटी में कौन सी के उपयोग से रोकथाम होती है, तो बात करें तो इसमें होती है क्षय रोग, टीबी, डिप्थीरिया एवं पोलियो। इनमें से होती है डिप्थीरिया भी। डिप्थीरिया जो है इसी में होती है इसकी रोकथाम। और बात करें डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो डीपीटी की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया और पी से पर्टूसिस और टी से टिटेनस। ठीक है, टिटेनस। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस इन तीनों बीमारियों में लगने वाला एक टीका होता है जिसे कहते हैं डीपीटी का टीका। तो इसी की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्टूसिस जिसे हम पर्टूसिस को काली खांसी कहते हैं और टिटेनस को टिटेनस कहते हैं। तो इन 3 बीमारियों में लगने वाला एक टीका होता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किस बीमारी की रोकथाम में लगता है। तो बीसीजी का जो टीका होता है ये लगता है टीबी की बीमारी में। टीबी की बीमारी में लगने वाला टीका है बीसीजी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसमें विटामिन सी को क्या कहा जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसकी बात हो रही है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को धोने एवं गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है। तो धोने एवं गर्म करने पर जो नष्ट होता है वह है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी धोने एवं गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आनुवंशिक रोग से पीड़ित व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया जाता है। तो आनुवंशिक जो रोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया और वर्णांधता, तो इस प्रकार से जो आनुवंशिक रोग होते हैं उनमें से जैसे बात हो रही है कि किस आनुवंशिक रोग से पीड़ित व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया जाता, तो उस बीमारी का नाम है, आनुवंशिक रोग का नाम है हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को ये आनुवंशिक रोग होता है, उसके यदि कहीं पर ब्लड से कटमार्क बन जाता है, कटमार्क हो जाता है, तो उससे ब्लड जो है उससे रक्त का थक्का नहीं जमता, इसलिए उस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया जाता जो इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति होता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 160वां, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस अंग से होता है। आपसे पूछा जाएगा कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस अंग से होता है, तो इंसुलिन का होता है लीवर से। लीवर जिसे हम सॉरी लीवर नहीं, अग्न्याशय है। अग्न्याशय जिसे पैनक्रियाज भी कहा जाता है, तो अग्न्याशय से होता है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। इंसुलिन में यदि बात करें कि कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें पाया जाता है जस्ता। जस्ता धातु पाई जाती है, जिसे हम जिंक भी कहते हैं। जिंक भी कहते हैं। तो इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में स्रावित अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग बदलता है। मानव शरीर में जो स्रावित अमोनिया होती है, हमारे शरीर में अमोनिया बनती है, ठीक है। तो अमोनिया एक जहरीला तत्व होता है, और अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग बदलता है। तो सबसे पहली बात तो है कि अमोनिया हमारे शरीर में जहाँ बनता है उसका स्राव करता है लीवर। और लीवर की यदि बात करें तो लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है, लीवर, ठीक है। और यूरिया, ये दोनों के दोनों ही बहुत ही खतरनाक पदार्थ है जो जिनका श्रावण हमारे शरीर में लीवर करता है। लीवर जिसे यकृत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर रक्त हमारे जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसके शरीर में होता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो ब्लड ग्रुप की यहाँ पर बात हो रही है कि सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ओ पॉजिटिव। जो ओ पॉजिटिव होता है उसे सर्वदाता कहा जाता है। और यदि बात करें जैसे ओ, यदि आपको ओ निगेटिव या ओ पॉजिटिव में से पूछा जाए तो होता है ओ पॉजिटिव। और वैसे साधारणतया तो हम देते हैं कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, तो हम डायरेक्ट देते हैं ओ। लेकिन यदि ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव दोनों दिए जाएं तो आपका उत्तर हो जाइए ओ पॉजिटिव। सर्वदाता कहा जाता है, तो सॉरी इनमें से ओ पॉजिटिव नहीं, ओ निगेटिव है। ओ निगेटिव जो होता है वो होता है सर्वदाता। और जैसे यदि बात करें कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, तो सभी से ग्रहण करने वाला उसे होता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव। और वैसे यदि बात करें इनमें, क्योंकि 2 तरह के होते हैं, एक होता है ए बी निगेटिव, एक होता है ए बी पॉजिटिव। और डायरेक्ट अगर बात की जाए तो हम दे सकते हैं ए बी, ठीक है। तो किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, तो ए बी। और यदि ए बी पॉजिटिव या निगेटिव पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जी पॉजिटिव। और इसमें सर्वदाता में ओ निगेटिव जो होता है उसे हम कहते हैं सर्वदाता, और वैसे ओ। तो दोनों तरह के ही प्रश्न मैंने बता दिए। हम बात करते हैं पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ग्लूकोज में। ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। और आगे हम बात करें पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है, तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है। अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अगर पूछा जाए कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, तो ग्लूकोज। और पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदलता है, तो अमीनो एसिड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। इन तीनों का ही पूर्ण पाचन कहाँ होता है, ये पूछा गया। तो ये होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में होता है इन तीनों का पूर्ण पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि HCl जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पूछा गया है।
तो ये हमारे पाया जाता है पेट में। पेट या आमाशय भी कहा जाता है। आमाशय या पेट में पाए जाने वाला अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 170वां, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है। तो पूछा गया है यहाँ पर कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा गया है। और यदि साधारणतया पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो हो जाता है त्वचा, और सबसे बड़ा आंतरिक अंग तो हो जाता है यकृत। यकृत जो है वो सबसे बड़ा आंतरिक अंग हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग अगर पूछा जाए तो हो जाता है अग्न्याशय, इसे हम पैनक्रियाज भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछली का हृदय कितने कक्षीय होता है। तो मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो दो कक्षीय होता है मछली का हृदय। जब मछली का पढ़ लिया तो मनुष्य का भी पता होना जरूरी होता है। मनुष्य का हृदय जो होता है वो कितने कक्षीय होता है, तो उसमें 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष, 2 आलिंद होते हैं, एक दया आलिंद, एक होता है बायां आलिंद, और 2 निलय होते हैं, एक दायां निलय, एक बायां निलय। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 कक्षीय हो जाता है मनुष्य का हृदय। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। यदि गुणसूत्र पूछे जाए तो होते हैं 46, टोटल होते हैं 46, टोटल 46 होते हैं। और यदि जोड़े की बात की जाए तो 23 जोड़े होते हैं। तो 23 जोड़े और टोटल होते हैं 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व होता है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में यदि मौजूद तत्व की बात की जाए तो हो जाता है ऑक्सीजन, जिसे हम O2 कहते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व होता है, इसे हम ऑक्सीजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। तो तरल संयोजी ऊतक होता है हमारा रक्त, क्योंकि तरल होता है और ये कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कोशिका अंग, कोशिका के किस अंग की यहाँ पर बात हो रही है। आगे हम पढ़ते हैं कि क्या पूछा जाए। तो कोशिका के किस अंग की को प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। किस कोशिका अंग को प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो प्रोटीन कारखाना के नाम से जाना जाता है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम। और यदि बात करें इसकी खोज किसने की, तो राइबोसोम की खोज की थी ई पैलेड, ठीक है। GE पैलेड करके कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किस कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस या फिर ऊर्जा घर के नाम से भी जानते हैं, तो उसे इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। यदि पक्षियों के अध्ययन की बात की जाए तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है पक्षियों के अध्ययन को। तो अध्ययन से जो ब्रांचेज होती हैं, इनसे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी। चींटियों के या अर्थात कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। इसी प्रकार से और भी इसकी शाखाएं हैं जिनसे पूछा जाता है कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पोमोलॉजी। या मतलब कई प्रकार से पूछा जा सकता है, तो उनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सही मिलान करें। अब हमें मिलान करना है कि इनमें से कौन किसके लिए उचित है, तो उससे हमें मिलान करना है। तो नींबू जो है इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो बात करें इसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इमली की यदि बात करें तो इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। और बात करें जो चींटियों के डंक की बात रही, तो चींटियों में एवं मधुमक्खियों के डंक में होता है एक ही अम्ल जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध में क्या होता है, तो खट्टे दूध में होता है लैक्टिक अम्ल।
और सेम में बात करें तो सेम में होता है मौलिक अम्ल। तो इस प्रकार से आप भी वीडियो पॉज करके मिला भी सकते हैं। और यदि मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप यूट्यूब पर वीडियो में स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। जैसे वीडियो यूट्यूब पे तो आपको इतनी सुविधा दी गई कि आप जैसे नॉर्मल स्पीड जो होती है, नॉर्मल से आप जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं, दोगुने तक यूट्यूब पर बढ़ा सकते हैं। तो आप बहुत ही जल्दी इस वीडियो को देख सकते हैं और आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 181वां। तो इसकी बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि इसमें भी मिलान करने का पूछा गया है कि मिलान करें। तो ये जो यूपी टेट का ये मैंने यूपी टेट के और सी टेट के एवं सुपर टेट के हिसाब से ये वीडियो बनाया था, क्योंकि इसी प्रकार से उसमें प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि ये इसी के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सभी जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं संविधान से या भूगोल से एवं हिस्ट्री से 2-4 प्रश्न हैं, तो उनको हम अदर एग्जाम्स में भी देख सकते हैं। संविधान वाले जो टॉपिक हैं एवं भूगोल वाले टॉपिक हैं ये तो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये देखा जाए तो सभी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जो पर्यावरण के कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या स्टॉकहोम सम्मेलन या फिर रियो सम्मेलन, इस प्रकार के जो एग्जाम प्रश्न हैं वो कई एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो मैंने कई एग्जाम के बारे में जो डिटेल कलेक्ट की है तो उसमें देखा मैंने कई एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये यूपी टेट के लिए तो सफिशिएंट है ही, लेकिन अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। यदि आप चाहें तो जो मैंने मिलान वाले दिए हैं आप वीडियो पॉज करके सोच भी सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर हो सकता है। तो आप वीडियो पॉज करके इनको बारे में सोच भी सकते हैं और बाकी हम पढ़ने वाले हैं। तो हाँ, आशा कर सकता हूँ कि आपने सोच लिया होगा कि इनका कौन कौन सा सही है। तो संवैधानिक संशोधन हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? तो संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत। वित्त आयोग की यहाँ पर बात हो रही है, तो वित्त आयोग जो है इसकी बात होती है अनुच्छेद 280 के तहत। अब वित्तीय आपात की यहाँ पर बात होती है, तो मैं 3 आपात आपको बता दूं। एक होता है वित्तीय आपात जो यहाँ पर दिया गया है, जो है अनुच्छेद 360 के तहत, और एक होता है वित्तीय आपात, एक होता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात राष्ट्रीय, एक होता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रीय आपात होता है, ये होता है 352 के तहत, और जो राष्ट्रपति शासन होता है ये होता है 356 के तहत। और जो इनमें क्योंकि 4 का गैप है, 352 में राष्ट्रीय आपात और 356 में राष्ट्रपति शासन, और जो 360 होता है इसमें वित्तीय आपात होता है। अब हम नेक्स्ट हमारा डी बचा था। तो अखिल भारतीय सेवाएं के लिए होता है अनुच्छेद 312। जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक होती है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। इसके बाद होती है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। एक इसके बाद होती है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, होती है भारतीय पुलिस सेवा, होती है भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान करें। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप वीडियो पॉज करें और समझें कि इसके जो अनुसूचियाँ हैं उनमें कौन कौन सा ये दिए गए हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके सोच लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं। अनुसूची 7 की बात हो रही है, तो अनुसूची 7 में आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो अनुसूची 7 के लिए है विधायी शक्तियों का वितरण। इसमें 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं संपत्ति सूची। इस प्रकार से इन सूचियों में विषयों का आदान प्रदान किया गया। मतलब इसे बात करें संघ सूची की और संपत्ति सूची की, इनमें सभी में विषय दिए गए हैं उनके द्वारा। उसी अगर संघ सूची का विषय है संघ सूची, तो संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही उस विषय पर कानून बना सकती है। यदि राज्य सूची का विषय है तो राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है। और जो संवर्ती सूची होती है, संवर्ती सूची, इस पर संघ सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। और मतभेद होने पर केंद्र सरकार का जो है बात मान ली जाती है कि केंद्र सरकार का कानून मान लिया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 7वीं अनुसूची में है विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं भाषाएं।
8वीं अनुसूची में भाषा दी गई। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो हो जाता है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। मतलब जो 9वीं अनुसूची में जो भी विषय दिए गए हैं उनको हम उनके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। मतलब भूमि सुधार से संबंधित कुछ इसमें प्रावधान दिए गए हैं तो उनके विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते। 10वीं अनुसूची की बात करें तो हो जाता है दल बदल। तो 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, जिसमें 3 सूचियाँ दी गई, संघ, राज्य एवं संवर्ती सूची। और 8वीं की यदि हम बात करें तो हो जाती हैं भाषाएं। इसमें टोटल 22 भाषाएं दी गई हैं इसमें। और बात करें 9वीं में तो कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण और 10वीं में दल बदल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात करें तो पूछा गया समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए थे? तो ये पूछा गया। तो प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए? तो मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार अभी तक संशोधन हुआ है। तो उसी साल बात करें तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इसी साल जो है 1976 के जो 42वां संविधान संशोधन था, इसी संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था आपातकाल के समय में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो हो जाता है कमल। कमल है हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, एक पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में। 1956 में आया था राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम। अब पूछा गया कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य गठित हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश। अब ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1953 में। हालांकि ये जो भाषाई आधार पर राज्य था वो 3 साल पहले ही गठित हो गया था, लेकिन पुनर्गठन अधिनियम जो आया वो 3 साल बाद 1956 में आया था। क्योंकि इस समय जो आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय बहुत ही विवाद हो गया था, जिसके कारण सरकार को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा भाषाई आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है। यदि बात करें, यदि आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। और बात करें यदि आप सुप्रीम कोर्ट की जगह पर अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। तो पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यदि अंतिम बात पूछी जाए कि अंतिम रूप से कौन संरक्षक है, तो हाई कोर्ट तो है ही, और सुप्रीम कोर्ट जो है जिसे हम SC लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे कब? तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो ये बात पूछी गई है। तो मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग है या नहीं? आप सोच के बताइए। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आप यदि चाहते हैं वीडियो पॉज करें तो आप सोच सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो थे वो हमारे भारतीय संविधान के मूल संविधान का पार्ट थे या नहीं। तो अब हम इसका आंसर प्राप्त करते हैं। तो मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे, ये बात पूछी गई है। तो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जो शब्द थे वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। लेकिन इसी 42वें संविधान संशोधन में 1976 में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, कितने जोड़े गए थे? तो 10। और एक बात और पूछी जाती है कि मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी
हरदास स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति चाहें तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, और किसे देंगे तो देते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। और यदि यहाँ से पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, और पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं तो देते हैं राष्ट्रपति को। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जाए कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर नहीं है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति पद को कौन संभालेगा, तो उसका उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, अर्थात जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनके अंतर्गत पद चला जाता है। तो राष्ट्रपति अगर ना हो तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं, और उपराष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति उनका पद संभालते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति जिन्हें हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तो लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी भी बात पर जो है मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति जी जो है वो संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और दूसरी बात, इस जो बैठक को बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन संयुक्त बैठक जो होती है इसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करते हैं, हालांकि मैं आपको प्रश्न भी दे चुका हूँ। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो हमेशा बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जिन्हें स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति देता है। तो जो अनुच्छेद की बात हो रही है यहाँ पर कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति देता है। और मैं आपको बता दूं ये अध्यादेश क्या है, तो अध्यादेश एक ऐसी पावर होती है जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। और दूसरी बात, जब संसद के सदन नहीं चल रहे होते हैं और देश को किसी बड़े कानून की आवश्यकता होती है, तो उस समय राष्ट्रपति जो है अकेले ही अपने इन्हें अधिकार प्राप्त है, तो अकेले ही एक कानून बना सकते हैं और उसे लागू करवा सकते हैं। तो इसलिए यही होता है अध्यादेश। जब संसद के अधिवेशन नहीं चल रहे होते तब किसी कानून की जरूरत होती है, तभी अध्यादेश जारी किया जाता है। अदरवाइज किसी भी कानून को पारित करने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा की स्वीकृति प्राप्त होना जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और यदि पूछा जाए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री इन दोनों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तो अब भी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और बात करूं जैसे राज्यसभा के सदस्य की, यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी कितनी आयु होनी चाहिए, तो उनकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। सॉरी 35 नहीं 30 वर्ष होता है। 35 वर्ष तो राष्ट्रपति के लिए जरूरी होता है। तो 30 वर्ष जो है राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति अपनी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वह जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और पूछा जाए जो केंद्र सरकार होती है उसको किसी भी कानून पर यदि कोई भी मुकदमा लड़ना होता है तो उनके लिए जो प्रथम विधि अधिकारी जिसकी बात कर रहे हैं हम, पहले बात कर लेते हैं कौन है, तो होते हैं महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है अंग्रेजी में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का मुकदमा लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसे तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
जिसे कहा जाता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल जो होता है, जिन्हें हम कैग के नाम से जानते हैं, CAG कैग। तो जितने भी बड़े बड़े घोटाले होते हैं उनका जो है, उनका जो उजागर जो करता है वो करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम कैग कहते हैं। तो और बात करें तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, ये केंद्र सरकार की जो जितने भी आय व्यय का खर्चा होता है, इनकी रिपोर्ट जो है वो कैग ही संभालते हैं। और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जी हैं, इनकी यदि बात करें तो भारत सरकार की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, एवं जो राज्य सरकार की रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल को सौंपते हैं। और आय व्यय का खर्चा जो होता है वो कैग ही देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी मीरा कुमार ही लिखा जाता है, लेकिन लेडीज है तो मीरा कुमारी भी लिख सकते हैं। तो मीरा कुमारी जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रश्न बदल जाता है। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो हो जाते हैं जीवी मावलंकर, जिन्हें गणेशी लाल वासुदेव मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा के पदेन सभापति या चेयरमैन कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और इनको जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं प्राप्त होता है, इन्हें वेतन होता है प्राप्त सभापति के रूप में। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इन्हें वेतन प्राप्त होता है, और वेतन एवं भत्ते सभी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 198, संसद मिलकर बनती है, किन से मिलने से बनती है? तो संसद किन से मिलकर बनती है, ऐसा प्रश्न है। तो संसद बनती है, जैसे बात कर लें, संसद के होते हैं 3 अंग। एक होता है राज्यसभा, ठीक है, दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो संसद इन तीनों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। लेकिन आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि संसद मिलकर बनती है तो हो जाता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन पूछा है कि संसद के कितने अंग हैं, तो केवल राज्यसभा और लोकसभा ही आते हैं, राष्ट्रपति जी नहीं आते उसमें। अगर अंग पूछे जाए तो राज्यसभा नहीं, मतलब सदन पूछे जाए कि संसद के कितने सदन हैं, तो राज्यसभा एवं लोकसभा। और अगर अंग पूछा जाए कि किन से मिलकर बनती है या कितने अंग होते हैं, तो ये एक प्रश्न बन जाता है कि संसद के कितने अंग हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद किन से मिलकर बनती है, तो भी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? जो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक हो या फिर मुख्य न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश हो, इन सभी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारत के यदि पूछा जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भी राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भी राष्ट्रपति। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भी राष्ट्रपति। पूछा है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भी राष्ट्रपति। और पूछा है कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तब भी राष्ट्रपति। तो बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और जो कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, जिसे हम कैग कहते हैं, तो उनकी भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और बहुत सारे पद हैं जिनको हम बारी बारी से पढ़ लेंगे। रक्तचाप मापने का उपकरण का नाम क्या है? जो रक्तचाप जिसे हम मापते हैं
उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्पेगुमो मैनोमीटर। स्पेगुमो मैनोमीटर हम इसे कहते हैं। ये रक्तचाप मापने के लिए यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो ये यूपी टेट के 2000 जो अभी हाल ही में 23 जनवरी 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, और 2019 का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया। और ये जो स्टेट एवं केंद्र के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी जो इस्पात संयंत्र हैं इनसे पूछे जाते हैं कि ये भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। अन्य भी हैं जैसे बोकारो है और कई हैं, तो उनके बारे में मैंने एक वीडियो भी डाली थी जिनमें जो चार लौह इस्पात संयंत्र हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो भिलाई की बात करें तो पहली बात तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से इसका निर्माण हुआ, तो हुआ था रूस की सहायता से इसका निर्माण हुआ था। रूस को पहले सोवियत संघ भी कहते हैं, सोवियत संघ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबी की फसलें कौन कौन सी है। तो एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूं, नाई भूटन सभी इस ट्रिक के अंदर सभी फसलें आ जाएंगी रबी की। लेकर जोश में आलू लाया, यह है ट्रिक। ना से हो गया चना, मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ लीजिए। ना से हो गया चना, ई से हो गया राई जिसे सरसों कहते हैं, राई। और हु से हो गया गेहूँ, टर से हो गया मटर। इसके बाद जो से हो गया जौ, से हो गया सरसों, और इसके बाद आ से हो गया आलू। ठीक है, तो इस प्रकार से ना से चना, ई से राई, हु से हूटर, और मतलब हु से गेहूं और टर से मटर, और जो से जौ, से सरसों, आलू से आलू। तो इतनी जो फसलें हैं वो रबी की फसलों के नाम से हम इनको याद कर सकते हैं। और यदि आपने ये ट्रिक याद कर ली, नाई हूटर लेकर जोश में आलू लाया, तो रबी की फसलें जब याद हो जाएंगी तो खरीफ की फसलों को हम इनमें से जो भी नहीं है वो हम समझ लेंगे कि वही खरीफ की फसल है। तो याद करने के लिए एक ट्रिक याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीएनजी का मुख्य घटक कौन है। तो सीएनजी में होता है, यदि बात करें तो सीएनजी में होती है मीथेन। सीएनजी में मीथेन गैस होती है। और बात करें एलपीजी सिलेंडर, जिसे इंडेन का आपने देखा होगा, तो इंडेन है, भारत गैस है, इत्यादि प्रकार के जो सिलेंडर होते हैं इनको हम घर में खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर, इनमें कौन सी गैस भरी होती है, तो इनमें होती है ब्यूटेन होती है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, और कुछ मात्रा में होती है एथेन। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में होती है ब्यूटेन, उसके बाद प्रोपेन, और सबसे कम मात्रा में होती है एथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, ये तीनों को ही हम याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, अदर गैसें भी दी होंगी, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है ब्यूटेन की, क्योंकि सबसे अधिक ज्वलनशील गैस जो होती है ब्यूटेन होती है, इसीलिए इसे सिलेंडर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो कृत्रिम वर्षा, जब वर्षा नहीं होती है तो प्रयुक्त रसायन कौन सा रसायन होता है जिसके माध्यम से हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं, तो उसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो होता है, इसके माध्यम से हम कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 207वां, मलेरिया तपेदिक हैजा रोग हैं। एक किस प्रकार के रोग हैं, तो पूछा जाता है कि संक्रामक, असंक्रामक या जन्मजात। तो ये होते हैं संक्रमण से, ये होते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, तो जितने भी रोग होते हैं, जैसे मलेरिया हो गया या तपेदिक हो गया, हैजा हो गया, तो इस प्रकार के रोगों को हम संक्रामक रोगों के अंतर्गत रखते हैं। ये जन्मजात नहीं होते। जन्मजात का अर्थ होता है जो आनुवंशिक रोग होते हैं उन्हें जन्मजात के अंतर्गत रख सकते हैं। असंक्रामक, जो दूसरे के समीप आने से नहीं होते हैं, जैसे बात करें
कैंसर है या अदर बीमारियां जो होती हैं, तो इस प्रकार के रोग होते हैं वो जिसको होते हैं उसी को रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो इस मिट्टी से कुछ लिए हुए प्रश्न है। तो किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, उसका नाम है काली मिट्टी। काली मृदा भी लिख सकते हैं या मिट्टी, ठीक है। तो काली मिट्टी जो होती है इसके कई नाम है। इसे काली मिट्टी को ज्वालामुखी मिट्टी या लावा मिट्टी या कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में सबसे अच्छी पैदावार होती है, तो इसलिए कपासी मिट्टी के नाम से ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मृदा गीली होने पर चिपचिपी और सूखने पर पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। तो एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर है लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी जो है वो गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो लैटेराइट मिट्टी होती है ये उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पर वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से प्लस होती है। 200 सेंटीमीटर से वर्षा जहाँ अधिक होती है, लैटेराइट मिट्टी वहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुर मृदा किसे कहते हैं। जो रेगुर मिट्टी है ये किसे कहा जाता है, तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं। तो वह कौन सी मिट्टी है जो स्वयं ही जुताई हो जाती है उसकी, तो उसका नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी से कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि बात करें भारत के 100% क्षेत्रफल में से सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, तो लगभग 43% जो हिस्सा है उसमें पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और इसके बाद जो 18% भाग है इसमें पाई जाती है काली लाल या पीली मिट्टी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तो 18% भाग पर पाई जाती है काली या लाल मिट्टी। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है 15% भाग पर जो पाई जाती है ये पाई जाती है काली मिट्टी। सबसे अधिक भाग पर 43% पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। 18% पे पाई जाती है लगभग लाल या पीली मिट्टी, क्योंकि लाल या पीली मिट्टी। और जो 15% एरिया है इसमें पाई जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्ल जो होता है यदि बात करें, जैसे एक पैमाना होता है जो 7 जो होता है, 7 से जो कम होती है उसे हम कहते हैं अम्लीय, और 7 से जो अधिक होती है उसे कहते हैं क्षारीय। ठीक है। तो 7 जो होता है ये होता है उदासीन, 7 होता है उदासीन। तो जल का पीएच मान होता है 7, इसलिए जल होता है उदासीन। और 7 से जो कम होता है उसे कहते हैं अम्लीय। 7 से अधिक होता है जिसका पीएच मान उसे कहते हैं क्षारीय। तो जो अम्ल वर्षा है तो इसका पीएच मान कितना होता है, इसका होता है लगभग 5.5 होता है इसका पीएच मान, इसलिए इसे अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन सी गैसें मिली होती है, तो एक होती है SO2 और एक होती है NO2। ये दोनों गैसें होती हैं अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति के सफाई कर्मी क्लीनर्स कहा जाता है। जो प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं एक किनको कहा जाता है, तो क्लीनर्स जो होते हैं वो होते हैं अपघटक होते हैं। अब अपघटक में कौन कौन से आते हैं हम पहले वीडियो में पढ़ चुके थे, इन्हें ही क्लीनर्स कहा जाता है। जीवाणु जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, प्लस कवक जिसे हम फंजाई भी कहते हैं। जीवाणु को कहते हैं बैक्टीरिया और कवक को कहते हैं फंजाई। तो ये दोनों ही अपघटक के अंदर आते हैं। और विषाणु जो होते हैं वायरस, वो अपघटक के अंदर नहीं आते हैं। इन्हें ही सफाई कर्मी या क्लीनर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम वायुदाब कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा की बात करें एवं सबसे कम की बात करें कि वायुदाब कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो वायुदाब होता है ये जो आपने देखे बड़े बड़े महासागर जो होते हैं, तो उनके जो सबसे नीचे हम जब पृथ्वी के हम नीचे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वायुदाब होता है। अर्थात समुद्र की तली या आपसे पूछा जाए तो
समुद्र की तली पर, समुद्र की तली पर जब आप जाएंगे तो लगभग आपको पता है कि समुद्र का सबसे गहरा गर्त बात करें तो प्रशांत महासागर का है, जिसे मेरियाना ट्रेंच या गर्त के नाम से जानते हैं। तो लगभग 11,033 मीटर उसकी गहराई है। तो 11, अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 11 किलोमीटर, ठीक है। तो 11 किलोमीटर जब हम समुद्र के अंदर जाएंगे तो दाब बहुत ही अधिक हो जाता है। और बात करें कि सबसे कम कब होता है, तो सबसे कम वायुदाब जो होता है जब हम किसी पहाड़ पर जाते हैं, पहाड़ पर ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर वायुदाब बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर किस प्रकार की शैल है? संगमरमर की बात करें तो ये होती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, कायांतरित या इसे कहते हैं रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित शैल या चट्टान के रूप में इसे हम पढ़ते हैं। और बात करें ग्रेनाइट किस शैल में बदलती है, तो ग्रेनाइट बदल जाती है नीस में, ग्रेनाइट नीस में। और एक होती है बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान जो है किस में बदलती है, तो बदल जाती है सिस्ट में, ठीक है। तो बेसाल्ट जो है ये होती है आग्नेय चट्टान और बदल जाती है सिस्ट में, तो ये हो जाती है बेसाल्ट भी हो गई कायांतरित चट्टान, क्योंकि जो बदलती हैं उन्हें हम कायांतरित, क्योंकि शैल 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आग्नेय चट्टान जो कि गर्म लावा के सूख जाने से बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। इसके बाद उनमें कुछ सालों के बाद जब अवसाद आ जाते हैं या जीवाश्म आ जाते हैं तो बन जाती हैं वो अवसादी चट्टान। और इसके बाद जो आग्नेय एवं अवसादी चट्टान जो हैं जब वे बदलती है कायांतरित में तो हो जाती है कायांतरित चट्टान। तो बेसाल्ट जो है बदलती है सिस्ट में तो ये कायांतरित चट्टान, और जो ग्रेनाइट है ये होती है तो आग्नेय, बदल जाती है नीस में जो कि हो गई कायांतरित चट्टान। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं पौधों को, तो होता है जीरोफाइट, जीरोफाइट के नाम से जानते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधों को। नेक्स्ट है, जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो जल में उगते हैं उन्हें हम किस नाम से पौधों को जानते हैं, तो होते हैं हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं जो पौधे जल में उगते हैं। और तीसरा प्रश्न है, हैलोफाइट्स पौधे कहाँ होते हैं। जो हैलोफाइट्स पौधे होते हैं, यदि बात करें कि इन पौधों को कहाँ उगते हैं, तो हैलोफाइट्स होते हैं लवणता वाले, जहाँ लवणता बहुत ही अधिक होती है। लवणता वाला जो स्थान होता है यानी जल का वह स्थान जिसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उस प्रकार के जल में उगते हैं हैलोफाइट्स पौधे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कि विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो ये हो गया विश्व का एक प्रश्न है। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, तो इसकी बात करें तो विश्व में पाई जाती है बॉन झील जो कि है तुर्की में, ठीक है। तुर्की या टर्की इसे कहते हैं। तो तुर्की जो है तुर्की आधा तो भाग आता है इसका यूरोप में और आधा भाग आता है एशिया में। तो तुर्की में पाई जाने वाली झील है बॉन झील, जिसकी सबसे अधिक पूरे विश्व में सबसे अधिक लवणता है। और कितनी है, तो 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। मतलब 1000 को जब हम कन्वर्ट करेंगे किलो में, तो 1 किलो में से 330 ग्राम जो होता है उसमें नमक बन जाता है। तो बहुत ही अधिक दिखता है। और दूसरे नंबर पर यदि बात करें, जो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक लवणता अगर पूछा जाए तो हो जाता है मृत सागर। और मृत सागर की बात करें तो लगभग 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तो एक किलो को जब हम 1000 ग्राम को किलो में कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम में 238 ग्राम मृत सागर में। अब मृत सागर है कहाँ, तो ये जॉर्डन एवं इजराइल की सीमा पर स्थित एक छोटा सा सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के बहुत ही निकट है, तो वो है बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं, ठीक है।
तो मरकरी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में बुध, तो बुध जो है वो सूर्य के बहुत ही निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य, भारत, यहाँ पर भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो भारत के क्षेत्रफल में 4 बड़े राज्य कौन से हैं, क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो ये 4 राज्य जो हो गए क्षेत्रफल में सबसे बड़े 4 राज्य। यदि आप चाहें तो मैं आपको जनसंख्या में भी बता दूं, तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत का राज्य है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश। मैं आपको जनसंख्या में बता देता हूँ कि जनसंख्या में 4 सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या में मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, इसके बाद आता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, इसके बाद आता है महाराष्ट्र और इसके बाद आता है बिहार। तो हम 3 ही याद रखते हैं, यही तीनों हैं इम्पोर्टेंट। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये तीनों का क्रम है। सबसे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में। तो पहला, दूसरा नंबर पर, तीसरे नंबर पर, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा उसको बढ़ते हैं। 223वां प्रश्न है, तमिलनाडु में तटीय भागों में जाड़ों अर्थात सर्दियों में वर्षा किससे होती है। मतलब ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण तमिलनाडु में जो तटीय भाग है उसमें जाड़ों या सर्दियों में वर्षा होती है। तो इसमें होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण और पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है सर्दियों में होता, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो तटीय भाग की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे जो मैंने बताया आपको, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जो होती है वो होती है पूरे भारत में। लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो तमिलनाडु के जो तटीय भाग होता है इसमें वर्षा होती है उत्तर एवं पूर्वी मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून एवं दक्षिण पूर्व मानसून जो होते हैं ये लगभग जुलाई के महीने में पूरे भारत में फैल जाते हैं, और जब अधिक बारिश होने के कारण ये मानसून जो होते हो जाते हैं कमज़ोर। इसके बाद दो उत्तर पूर्व मानसून होता है, ये वापस लौट के आता है, और जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया मैं, तो वापस जब ये लौट के आता है तो इस प्रकार से ये इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से जब उत्तर पूर्व मानसून जो होता है, तो मानसून जब ये आर्द्रता या नमी ग्रहण करता है, इसके बाद ये पड़ता है तमिलनाडु का तट। तो ये तमिलनाडु के तट पर बहुत ही अधिक बारिश कराता है। यही पूछा गया है कि तमिलनाडु में तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा किससे होती है, तो होती है उत्तर पूर्व मानसून के कारण। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये पूरे भारत में जाड़ों में वर्षा कराता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा उसकी बात करते हैं। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। जिसे टाइटल होते हैं कुछ महाद्वीपों के, तो मानव जाति का पालना या जन्म स्थल के नाम से या भविष्य का महाद्वीप, वो अफ्रीका को ही कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा। इसे ही भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं और मानव जाति का पालना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यदि आपसे पूछा जाए तो हो जाती है सुपीरियर झील, जो कि यूएसए एवं कनाडा के बॉर्डर पर पाई जाती है, मतलब सीमा पर पाई जाती है सुपीरियर झील, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो हो जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। और यदि दूसरा पूछा जाए तो आर्कटिक मरुस्थल जो है दूसरा सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है, एक ठंडे की बात करें तो
इन्हीं दोनों को पढ़ सकते हैं। ये दोनों जो है विश्व के सबसे बड़े ठंडे मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 1 पर अंटार्कटिका और नंबर 2 पे आर्कटिक। और बात करें विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा जाए तो आपको देना है सहारा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। लेकिन ये अगर ठंडे और डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, और अंटार्कटिका भी दिया हो, आर्कटिक भी दिया हो, सहारा भी दिया हो, और इस प्रकार से तीनों दिए हो, और पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठंडा और गर्म ना पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आपका उत्तर होना चाहिए अंटार्कटिका। और यदि अंटार्कटिका नहीं है और आर्कटिक और सहारा दिए तो आपका उत्तर होगा अंटार्कटिका और आर्कटिक। और यदि ये दोनों ही नहीं दिए हैं उस ऑप्शन में तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा सहारा। ठीक है, लेकिन यदि ठंडा या गर्म करके पूछा जाए तो हम इनको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुएज नहर किनको जोड़ती है? यदि सुएज नहर की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1859 में। 1859 में इसकी स्थापना हुई, एक बननी प्रारंभ हुई और 1869 में बन के तैयार हो गई। तो 1859 में बननी प्रारंभ हुई, 1869 में बन के तैयार हो गई। और ये नहर जो है 1856 में जो मिस्र है, इसने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ये जो सुएज नहर है ये मिस्र के अंतर्गत ही इसका वर्णन किया जाता है। और बात करें सुएज नहर किनको जोड़ती है तो ये जोड़ती है, एक तरफ है लाल सागर और दूसरी तरफ है भूमध्य सागर। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। और इसकी स्थापना 1859 में प्रारंभ हुई, 1869 में बनके तैयार हो गई। और इसकी यदि चौड़ाई पूछी जाए कितनी, इसकी लंबाई तो 162 किलोमीटर लंबी ये नहर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मिलान करो। तो हमें मिलान करना है कि कौन कौन से इनमें पर्वत श्रृंखलाएं एक तरफ दी गई हैं, दूसरी तरफ महाद्वीप। तो हमें ये मिलान करने हैं। तो पहली बात है कि हिमालय, एंडीज, रॉकी, एटलस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इनको हम महाद्वीपों से हमें मिलाना है। ये हर महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसलिए मैंने टॉपिक लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हिमालय जो है वो एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एशिया की, इसको मिला देना है। एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से मिला देना है। रॉकी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ये हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप। एटलस यदि बात करें तो हो जाता है अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस। ग्रेट डिवाइडिंग इसको सीधे ही रखना है, तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी अपने अपने महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की हो जाती है हिमालय जो हो जाती है एशिया की, एंडीज दक्षिण अमेरिका की, रॉकी उत्तर अमेरिका की, और एटलस जो है वो अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया की। यदि मैं आपको बताऊं कि इनकी कितनी कितनी लंबाई है तो हिमालय की लगभग 2400 किलोमीटर ये लंबा है। एंडी लगभग 7000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडी। रॉकी की बात करें तो लगभग 4800 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रृंखला है रॉकी। एटलस लगभग 2000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस। और ग्रेट डिवाइडिंग तो ये लगभग इसकी मुझे क्लियर अभी नहीं याद आ रही है, तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी इनकी जो है हिमालय की 2400 किलोमीटर, एंडीज की 7000 और रॉकी की लगभग 4800 और एटलस की 2000 किलोमीटर। तो ये इतनी लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी यदि बात करें हम तो इसमें पर्वत श्रृंखलाएँ दी गई हैं, और दूसरी बात उनकी सबसे ऊंची चोटी। तो ये टॉपिक ऊपर वाला और ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको बहुत ही अच्छे से हम करने वाले हैं। यदि आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप भी इनको सोच सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, तो आप सोच भी सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसमें देखते हैं एंकागुआ, माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैंक जो है ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो हो जाती है
एंडीज की है माउंट एंकागुआ, माउंट एंकागुआ। एटलस की बात करें तो एटलस हो जाती है, एटलस की हो जाती है माउंट टिबकल। आल्प्स की हो जाती है माउंट, आल्प्स की बात करें तो हो जाती है माउंट एल्बर्ट। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो हो जाती है माउंट कोसिस्को। और जो काकेशस पर्वत है इसकी हो जाती है माउंट एल्ब्रुस। तो इस प्रकार से हमने सारी चोटियों का मिलान कर लिया है। तो यदि हम बात करें तो सॉरी, ये गलती हो गई, रॉकी पर्वत की माउंट ब्लैंक नहीं है, रॉकी पर्वत की है माउंट एल्बर्ट। ठीक है, तो माउंट एल्बर्ट को हम, मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रॉकी की हो गई सी। ठीक है, और जो आल्प्स पर्वत है इसकी हो गई एफ, मतलब यदि बात करें तो हो जाती है माउंट ब्लैंक। तो आल्प्स की मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ, और जो रॉकी की है वो है सी। ठीक है, बाकी जो है बाकी बिल्कुल करेक्ट है, तो आप कन्फ्यूज ना रहे। अब हम एक बार फिर से मैं आपको बता दूं तो आप समझ जाएंगे। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। एंडेज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाती है माउंट एंकागुआ। एटलस की एटलस की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाती है, कहाँ गया एटलस, तो एटलस की हो जाती है माउंट टिबकल। और जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यदि बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को। और जो काकेशस पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक का अगर बात करें तो हो जाता है एक का सी। ठीक है, तो एक का हो गया सी। और दो का बात करें तो दो का हो जाता है एंडीज का, हमने बुलाया था ए से, इनका होगा तो दो का ए। और तीन का यदि बात करें एटलस का हो गया था बी, मतलब माउंट टिबकल, तीन का बी। और बात करें चार का आल्प्स का था हमारा माउंट ब्लैंक, तो चार का हो जाता एफ। और पाँच का हो गया था, पाँच में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का था माउंट कोसिस्को, तो पाँच का हो गया डी, पाँच का डी। और सिक्स का हो गया जो काकेशस पर्वत था उसका हो गया ई। तो इस प्रकार से ये जो थे ये बिल्कुल करेक्ट मिलान है। तो आप वीडियो पॉज करके आप इनको मिला सकते हैं और इनके जो करेक्ट हैं वो देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 221वां, अब लगभग 30-35% ही बचे हैं। कुल्लू घाटी पूछा है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो कुल्लू घाटी है धौलाधर एवं पीर पंजाल, धौलाधर एवं पीर पंजाल। तो पूछा है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में है, तो धौलाधर एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी एक टूरिस्ट प्लेस है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मेघालय में, मेघालय में पाई जाती है गारो, खासी, जयंतिया। और इन्हीं गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों पर जो रहने वाली जनजातियाँ हैं उन्हें हम गारो जनजाति, खासी जनजाति एवं जयंतिया जनजाति के नाम से जानते हैं। और जो खासी पहाड़ी है, एक खासी पहाड़ी पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जिसे हमने पढ़ा होगा कि जो मार्शल नाम है, मार्शल नाम पे सबसे अधिक वर्षा होती है, पूरे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है जो खासी पहाड़ी पर होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, ये प्रश्न है। तो सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी बात करें तो हो जाता है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, और सतपुड़ा की रानी के नाम से धूपगढ़ को हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी चोटी यदि हम बात करें तो ये हो जाता है उत्तराखंड में। जो सतपुड़ा की रानी है इसको हालांकि मैं बात करूँ, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, लेकिन सतपुड़ा की रानी को कहा जाता है पंचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट जैसे बात करें तो ये हो गया भारत का मैप, ये भारत का प्रायद्वीपीय मैप है नीचे का, तो ये हो गया पश्चिमी घाट और ये गया पूर्वी घाट, और यहाँ पर स्थित है दोनों घाटों को मिलाने वाली पहाड़ी जिसे कहते हैं नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी जो कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलाती है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तो कोरोमंडल जो समुद्री तट है वो कहाँ स्थित है? कोरोमंडल जो यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है, यही तट जो है पड़ जाता है कोरोमंडल। तमिलनाडु में पड़ता है कोरोमंडल तट, और तमिलनाडु इधर पड़ता है पश्चिमी में तमिलनाडु, और इधर पड़ता है केरल, तो केरल वाले तट को कहा जाता है मालाबार तट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यदि पूछा जाए भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु तो हो जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु के नाम से जाना जाता है, दक्षिणतम बिंदु। और यदि भारत की भूमि का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो हो जाता है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक जो है उसकी बात करें तो हो जाता है ज्वाइंट पांडा जो है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में किन जंगलों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है? किन ग्रहों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो यह है अमेजन वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 241वां, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन की स्थापना कब हुई थी? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में स्थापना हुई थी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्थापना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? वन नीति आपसे पूछा जाए तो आई थी ये 1900 बात करते हैं आगे, बात करें इसकी तो राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1988 में। 1988 में आई थी राष्ट्रीय वन नीति। और आगे यदि बात करें राष्ट्रीय जल नीति की बात करें तो ये आई थी 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति आई थी 2002 में, और राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम एवं राष्ट्रीय जल नीति ये दोनों ही 2002 में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2010 में। 2010 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, COP26 जो कि सबसे लेटेस्ट अगर बात की जाए COP26 ही है, तो COP26 की बैठक कहाँ हुई थी? COP जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब जो COP26 के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उनकी एक बैठक होती है, तो उसे ही हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये उसकी 26वीं बैठक है। तो ये 26वीं बैठक हुई थी स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुई थी। दिसंबर 2021 में हुई थी, ठीक है, दिसंबर 2021 में ये बैठक हुई थी। और COP26 की बैठक हुई थी ग्लासगो शहर जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई थी? तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की यदि बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई थी 2004 में। 2004 में आई थी राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। जल नीति आई थी 2002 में, एवं राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1988 में। बात करते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम की बात करें तो यह आया था 1973 में।
1973 में आया था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम। ये बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1992 में, 1992 में आया था राष्ट्रीय हाथी संरक्षण अधिनियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय मगरमच्छ के लिए भी कई जो जंगली जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए अधिनियम पारित किए जाते हैं, जिससे कि उनको कोई भी हानि ना पहुंचाए और उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो मगरमच्छ के लिए आया था 1974 में, 1974 में आया था। तो ये इनकी डेटें हैं। पूछा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, हाथी संरक्षण 1992, मगरमच्छ 1974 और राष्ट्रीय गिद्ध आया था गिद्ध के लिए, क्योंकि गिद्ध जो है वर्तमान में गिद्धों की संख्या बहुत ही ना के बराबर है। तो ये आया था 2006 में, 2006 में आया था। और इनके मरने के पीछे एक दवा थी जिसका नाम था डाइक्लोफेनॉक दवा थी जो इनके मरने के पीछे कारण रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी की यदि बात हो रही है तो ये हो गई पृथ्वी हमारी, ठीक है। और पृथ्वी की सबसे ये हो गई 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं विषुव रेखा 0 डिग्री। तो इसके लगभग यदि बात की जाए वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। मैं आपको 3 संभावनाएं आपको बता दूं कि सबसे अधिक जैव विविधता के लिए यदि ऑप्शन में तीनों में से जो भी होगी वही उचित है। अगर दिया गया कि 10 डिग्री, ठीक है, दोनों तरफ हो जाएगा कि 10 डिग्री का जो क्षेत्र है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो दिया होगा कि विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री का क्षेत्र, ठीक है, इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगर ये ऑप्शन है तो सबसे उचित यही है। और दूसरी बात, यदि आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, एक ऑप्शन ये नहीं दिया गया और पूछा गया कि 23.5 डिग्री दोनों तरफ, 23.5 डिग्री यदि ऑप्शन में दिया है और ये नहीं दिया है तो हमारा उत्तर होगा 23.5 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो 23.5 डिग्री। और यदि ये दोनों ही ऑप्शन नहीं दिए गए तो दिया होगा 30 डिग्री दोनों तरफ। 30 डिग्री का जो क्षेत्र होता है इनके बीच ही सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, और इनके बाद जो है वो जैव विविधता में कमी पाई जाती है। तो सबसे अधिक प्रायोरिटी है कि 10 डिग्री दिया होगा। और यदि 10 डिग्री नहीं दिया है तो दिया होगा कि विषुवत रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री तक, या फिर ऐसे भी दिया जाता है क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसे कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो पूछा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो दिया होगा कई प्रकार से इसके उत्तर बन सकते हैं। तो मैं आपको सभी उत्तरों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो पूछा है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में, तो भी ये उत्तर बिल्कुल सही है। और या फिर अक्षांश के रूप में पूछा गया तो इस प्रकार से तीनों में से एक ही ऑप्शन दिया होगा इनमें से, या तो 10 डिग्री के भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री के बीच, क्योंकि जो 10 डिग्री वाला जो क्षेत्र है इस सबसे अधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है और सबसे अधिक टेम्परेचर होता है। तो यही दोनों कारण होते हैं जैव विविधता बनने के कारण। तो जहाँ सबसे अधिक वर्षा होगी और सबसे अधिक तापमान होगा वहीं सबसे अधिक जैव विविधता के केंद्र पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग किया था। और मैं आपको एक बता दूं 2011 से 2020 का जो दशक था इसे जैव विविधता दशक के रूप में मनाया गया था। यूएनओ द्वारा मनाए जाते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये दशक मनाया गया था 2011 से लेकर 2020 तक जैव विविधता दशक के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। रेड डाटा लिस्ट कौन जारी करता है? रेड डाटा लिस्ट जो है एक संस्था है IUCN, ठीक है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो IUCN
इसी के द्वारा रेड डाटा लिस्ट जारी की जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो भी जीव एवं जंतु जो होते हैं वो संकटग्रस्त होते हैं, यानी मतलब उनकी प्रजाति समाप्ति के कगार पर होती है, तो उन प्रजातियों के बारे में IUCN में रेड डाटा लिस्ट में उनको अंकित किया जाता है कि ये जो जनजाति है, ये मतलब ये जीव जंतु हैं, ये किस देश के हैं एवं कौन कौन से जंतु हैं जो कि संकटग्रस्त हैं। तो उस देश के लिए लिस्ट जारी की जाती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि हमारे देश में कौन सी जीव जंतु जो हैं वो संकटग्रस्त हैं, जिनके संरक्षण के लिए वह देश ध्यान देता है। 254 रेड डाटा लिस्ट के अनुसार भारत में अब कौन सा जीव नहीं पाया जाता। जो रेड डाटा लिस्ट है इसके अनुसार अब भारत में चीता जो है वो नहीं पाया जाता। चीता तो रेड डाटा लिस्ट में ही जारी किया गया था कि चीता भारत में अब नहीं पाया जाता, क्योंकि जो विलुप्ति का सेंस है वो 50 सालों में लगाया जाता है। जब कोई भी जीव एवं जंतु अपने स्थान पर लगभग 50 साल तक लगातार दिखाई नहीं देता है, अपने मूल स्थान पर 50 साल तक नहीं दिखाई देता है, तो उस जीव जंतु को विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं। यदि ओजोन परत की बात करें हम, तो ओजोन परत की मोटाई जो है वो डॉप्सन यूनिट में मापते हैं ओजोन परत की मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक कब होती है एवं सबसे कम कब होती है, ये पूछा गया है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है सबसे अधिक होती है बसंत ऋतु सबसे अधिक होती है बसंत ऋतु में, और सबसे कम पूछा जाए तो हो जाती है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है ओजोन परत की मोटाई, सबसे अधिक बसंत ऋतु में, सबसे कम हो जाती है वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम लास्ट क्वेश्चनों की ही तरफ हैं, हमारा वीडियो समाप्त होने वाला है। तो 265 ही क्वेश्चन हमने लिए थे इस मैराथन में। तो भूमिगत जल प्रदूषण होने का कारण क्या होता है। जो भूमि के अंदर का जल होता है ये किसके कारण प्रदूषित होता है, तो ये होता है आर्सेनिक के कारण। आर्सेनिक की जब अधिकता जल में हो जाती है तो वह जल प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो जल प्रदूषण होता है इसके मापने के लिए एक होता है BOD लेवल चेक किया जाता है। जो जैसे कि नदियाँ होती हैं या झीलें होती हैं, तो उनमें BOD लेवल चेक किया जाता है कि अगर BOD इसको फुल फॉर्म में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो जिसमें उस जल में जैसे झील हो गई या नदियाँ हो गई, उनके जल में जब BOD लेवल चेक किया जाता है, तो यदि जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है तो वह जल बिल्कुल शुद्ध होता है, और जिस जल में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत अधिक होती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की बहुत ही कमी होती है, तो वह जल ऐसा मिलिए कि वह जल बहुत ही प्रदूषित होता है। तो जिस जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है वह जल शुद्ध, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम तो वह जल अशुद्ध होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। यदि अशुद्ध पानी है और उसमें पानी को शुद्ध करना है तो उसमें क्लोरीन गैस जो होती है, क्लोरीन गैस को हम मिलाकर उसे शुद्ध कर लेते हैं, क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो एशियाई जो शेर हैं वो पाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो है गिरवन, जो कि गुजरात में स्थित है। गिरवन गुजरात में स्थित है और यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंगली गधा कहाँ एवं किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। जंगली गधे जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं एवं किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, कच्छ अभयारण्य, तो कच्छ में ही पाए जाते हैं जंगली गधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नल सरोवर कहाँ स्थित है। तो ये गुजरात में ही स्थित है, और इसका नाम है नल सरोवर, और ये प्रसिद्ध किसके लिए, तो पक्षियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये पाया जाता है उड़ीसा में।
इसे ओडिशा भी कहते हैं। तो उड़ीसा में पाए जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका। जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये यूपी टेट, सी टेट एवं सुपर टेट ही नहीं, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यूपी पुलिस, एसआई या फिर रेलवे, एसएससी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं इनमें भी ये राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान पर सेपरेट लेकर आऊँगा, और वो उस वीडियो में जितने भी हमने जो राष्ट्रीय उद्यान वाली एक वीडियो मैंने डाली थी पर्यावरण के प्ले लिस्ट में है, तो उस वीडियो में हम जो राष्ट्रीय उद्यान जितने भी महत्वपूर्ण हैं और सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तो उसमें सभी क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनका रिवीजन कर लेंगे। तो तब तक हम इस वीडियो को पढ़ते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था जिसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसे उस समय हैली के नाम से जाना जाता है, हैली। और इसी जिम कॉर्बेट में सबसे अधिक टाइगर वर्तमान में पाए जाते हैं, टाइगर। ठीक है, तो वर्तमान में सबसे अधिक टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में तो पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट में, और इसका पुराना नाम क्या था? तो हैली, और एक प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। और ये स्थित कहाँ है? तो इससे कई सारे प्रश्न में ये स्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, एमपी। ठीक है, एमपी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में 526 टाइगर 2018 की जो टाइगर रिपोर्ट आई थी उसके माध्यम से 526 टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन किसे कहते हैं? तो टाइगर मैन कहा जाता है जो अभी बता रहा हूँ, टाइगर मैन कहा जाता है सलीम अली वो कैलाश अंकल को, कैलाश अंकल को कहा जाता है टाइगर मैन। तो ये जितने भी हमने जो ये पूरी मैराथन थी इसके बारे में, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जितने भी इनसे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको हम बारी बारी से लेकर आएंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर भी करें, और लाइक चैनल जो चाहे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। जय हिंद, वंदे मातरम।